हेलो एवरीवन, दिल्ली आईएएस एकेडमी रायपुर के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम आपके लिए कंटिन्यू आपके प्रीलिम्स को टारगेट करके एक प्रोग्राम लेकर आ रहे हैं जिसका नाम है 30 कदम 2.0 सीरीज़, जिसमें लगातार हम एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं ताकि आपका जल्दी से जल्दी और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कवर करते हुए अच्छा रिविजन हो जाए एग्ज़ाम के लिए। तो इसी कड़ी में मैं भावना वैष्णव आपके लिए साइंस के प्रश्न लेकर आती हूँ। तो आज का हमारा जो प्रश्न है ये आपके कन्वेंशन और प्रोटोकॉल से संबंधित है। तो देखते हैं, जितने भी जो कन्वेंशंस होते हैं, प्रोटोकॉल्स हैं, ट्रीटीज़ हैं, ठीक है, जो कि आपके बायोडाइवर्सिटी या प्रदूषण से संबंधित नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर जो कन्वेंशन या प्रोटोकॉल हैं उनके विषय में आज चर्चा करेंगे। यहाँ से प्रश्न बनने की संभावनाएं होती है। चलिए, तो पहला जो प्रश्न है देखते हैं क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग कन्वेंशन इज प्राइमरली कंसर्न विथ द प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर। ठीक है, यहाँ पर बात की जा रही है ओजोन लेयर की। ओजोन लेयर से के संरक्षण से संबंधित जो अभी समय है वो कौन सा है इनमें से? तो इनमें से कौन सा है? क्योटो प्रोटोकॉल दिया हुआ है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, बेसल कन्वेंशन है, स्टॉकहोम कन्वेंशन। तो यहाँ पर क्या है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है ये लाया कब गया है? 1987 में। ठीक है, 1987 में मॉन्ट्रियल सिटी में ये आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है वो निर्धारित किया गया है, जो कि किससे संबंधित है? ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है। क्योंकि ओजोन लेयर जो है इसको हानि हो रही है बहुत प्रकार के, जैसे हैलोन्स जो हैं, इसके अलावा CFC, भाई हैलोन्स में ही आ जाएगा। ठीक है, SF6, ठीक है, HFC, ये जो सारी गैसेस हैं ये सब क्या करती हैं? ओजोन, ये सब आपके ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंसेस हैं। इनमें ओजोन डिप्लेटिंग पोटेंशियल बहुत ज़्यादा होता है। ओजोन के कंसंट्रेशन को ये क्या कर रही हैं? कम करती जा रही हैं, जिससे कि क्या होगा? पृथ्वी के लिए हार्मफुल है। क्यों? क्योंकि ये ओजोन लेयर ही क्या करती है? यूवी रेज से हमको सुरक्षा देती है। जो हार्मफुल यूवी रेज हैं, सन से आने वाली जो रेज हैं, यूवी रेज हैं, इनसे हमको क्या करती है? प्रोटेक्ट करती हैं। ठीक है, जो हार्मफुल यूवी बी रे है उसको क्या करती है? अर्थ तक नहीं पहुंचने देती है और अर्थ से बाहर उसको कर देती है, जिससे हम क्या रहते हैं? सुरक्षित रहते हैं। जो हार्मफुल यूवी रे है हम तक नहीं पहुंचता, क्योंकि अगर ये हार्मफुल यूवी रे हम तक पहुंच जाए तो स्किन डिसीजेस, आंखों से संबंधित बीमारियां, फसलों को नुकसान, बहुत सारी परेशानियां जो हैं वो हो सकती हैं। तो जिससे हमको सुरक्षा कौन देता है? ओजोन लेयर। अब सोचिए, अगर ये ओजोन लेयर पतली हो जाए, यानी कि इसका कंसंट्रेशन कम हो जाए स्ट्रेटोस्कोप में, ठीक है, समताप मंडल में ही ओजोन परत है, ठीक है, तो वहां पर अगर इसका कंसंट्रेशन कम हो जाए तो क्या हो जाएगा? यूवी रेज अंदर पृथ्वी तक आ जाएंगी, जिससे कि हमको हानि हो सकती है। तो इसको सुरक्षित रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इसी को सुरक्षित रखने से संबंधित स्टेप्स जो है वो लिए गए किसमें? आपके मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में, जो कब आया? आपके 1987 में। ठीक है, इन सब के विषय में आगे प्रश्नों में मैं चर्चा करूंगी, इसलिए अभी मैं इनकी डिटेलिंग नहीं कर रही हूँ, क्योंकि ये आगे आपको प्रश्न में मिल ही जाएंगे। ठीक है, तब उसमें हम उस समय इनकी बातें कर लेंगे। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला हमारा जो क्वेश्चन है, द क्योटो प्रोटोकॉल 1997 इज एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट रिलेटेड टू। क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, रिडक्शन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस एमिशन, कंट्रोल ऑफ हजार्डस वेस्ट मूवमेंट एंड प्रोटेक्शन ऑफ वेटलैंड्स। तो किससे संबंधित है? रिडक्शन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस एमिशन, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी से संबंधित है क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल जापान के क्योटो शहर में लाया गया है, ठीक है, जो कि एक जापान का शहर है, और यहीं पर ये क्योटो प्रोटोकॉल जो है वो लाया गया था 1997 में। ठीक है, और इसके तहत क्या बातें की गई थी कि कैसे हमको क्या करना है? जो ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन हो रहा है, खासकर कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन इतना ज़्यादा हो रहा है, चाहे वो विकासशील देश हो चाहे वो विकसित देश हो, उनके द्वारा, तो हमको क्या करना है? इन गैसों के उत्सर्जन को कम करना है। ठीक है, ताकि क्या हो सके? ग्लोबल वार्मिंग कम हो सके, क्लाइमेट चेंज के विषय में जो बातें की जा रही है उस क्लाइमेट चेंज को रोका जा सके। ठीक है, इसके लिए क्या आया था? आपका क्योटो प्रोटोकॉल लाया गया था। कब लाया गया था? 1997 में। ठीक है, कहाँ लाया गया था? जापान के क्योटो शहर में। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, द बेसल कन्वेंशन 1989 डील्स विथ। बेसल कन्वेंशन किससे संबंधित है? समुद्री प्रदूषण नियंत्रण से, खतरनाक कचरे की सीमा पार आवागमन से, उद्योगों से होने वाले वायु प्रदूषण पर नियंत्रण से, प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण से। तो किससे संबंधित है? खतरनाक कचरे का सीमा पार आवागमन, ठीक है, ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट ऑफ हजार्डस वेस्ट, इससे संबंधित है। ठीक है, ये क्या है? बेसल कन्वेंशन जो है वो 1989 को आपके स्विट्जरलैंड के बेसल शहर में लाया गया।
और इसमें ये बात की गई कि जो विकसित देश हैं वो क्या करते हैं, कभी कभी विकासशील देशों को क्या कर देते हैं, जो कुछ खतरनाक कचरे होते हैं उनको क्या कर देते हैं, उसका निर्यात कर देते हैं। ठीक है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट को क्या करना है, प्रतिबंधित करना है या फिर इंपोर्ट एक्सपोर्ट को नियंत्रित करना है। ठीक है, किसका, खतरनाक कचरे का। कुछ कुछ ऐसी धातुएं हैं, कुछ प्लास्टिक्स हैं जिनको आगे मॉडिफाई करके उसका यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, तो इससे क्या करना, इसको रोकना है ताकि ये जो खतरनाक कचरे हैं वो एक देश से दूसरे देश में इल्लीगल तरीके से ना जा सके। ठीक है, और अगर आपको क्या करना है, ये कचरे या कोई हजार्डस वेस्ट जो है वो एक देश से दूसरे देश भेजना भी है, तो आपको इस प्रोटोकॉल के तहत, इस कन्वेंशन के तहत आपको क्या करना होगा, स्पेशल परमिशन लेनी होगी, तब जाके आप क्या कर सकते हैं, इन खतरनाक कचरे का सीमा पर आवागमन कर सकते हैं। ठीक है, कुछ स्पेशल जैसे धातुएं वगैरह भी होती हैं जो कि हानिकारक भी होती हैं लेकिन बहुत महंगी होती हैं, तो इनको क्या कर लिया जाता है, एक देश दूसरे देश को क्या करते हैं, इलीगल तरीके से इनका इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, तो वो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट को रोकना इस बेसल कन्वेंशन का मेन उद्देश्य था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, द स्टॉकहोम कन्वेंशन 2001 एम्स to eliminate or restrict the production of and use of। स्टॉकहोम कन्वेंशन 2001 का उद्देश्य निम्नलिखित के उत्पादन और उपयोग को समाप्त या प्रतिबंधित करना है। किसके, ग्रीन हाउस गैस, नहीं ग्रीन हाउस गैस तो हमने पढ़ा किससे संबंधित है, क्योटो प्रोटोकॉल से संबंधित है। ठीक है, परमाणु कचरा, ई कचरा नहीं होगा, इसका आंसर होगा स्थायी कार्बनिक प्रदूषक, जैसे क्या कहते हैं, पीओपी, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पल्यूटेंट। ये क्या होते हैं, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पल्यूटेंट ऐसे पल्यूटेंट होते हैं जो बहुत लंबे समय तक इन्वायरमेंट में बने रहते हैं और एक जगह से दूसरी जगह बहुत आसानी से हवा के माध्यम से कि क्या हो जाते हैं, स्प्रेड हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं, जैसे कि डीडीटी वगैरह। ठीक है, तो इनको क्या करना, इनके उत्पादन और उपयोग को समाप्त करना या प्रतिबंधित करना या नियंत्रित करने के लिए स्टॉकहोम कन्वेंशन 2001 जो है ये आयोजित किया गया था। ठीक है, तो ये किससे संबंधित है, स्थायी कार्बनिक प्रदूषक पीओपी से संबंधित है। ओके, चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। ये स्टॉकहोम कन्वेंशन 2001 यहाँ पर स्पेशली मेंशन किया गया है। ठीक है, तो स्टॉकहोम एक और कन्वेंशन है, तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, अगला प्रश्न है, द रामसर कन्वेंशन 1971 इज एसोसिएटेड विद द कंजर्वेशन एंड वाइज यूज ऑफ। रामसर कन्वेंशन 1971 निम्नलिखित के संरक्षण और बुद्धिमानीपूर्ण उपयोग से जुड़ा है, तो किसके, वेटलैंड्स के। कल हमने इस पर बायोडाइवर्सिटी जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था उस पर चर्चा की थी, वेटलैंड्स के बारे में। जो आर्द्र भूमि है इन्हें क्या कहा जाता है, सुपर मार्केट ऑफ बायोडाइवर्सिटी कहा जाता है। बायोडाइवर्सिटी से रिच आपके होते हैं ये वेटलैंड्स। ठीक है, तो इनको क्या करने के लिए, सुरक्षित करने के लिए ईरान के रामसर शहर में कब, 2 फरवरी 1971 को रामसर कन्वेंशन आयोजित किया गया था। तो रामसर कन्वेंशन किससे संबंधित है, वेटलैंड्स को सुरक्षित करने से संबंधित है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है, ये मुझे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके जरूर बताइए, क्योंकि मैंने कल के वीडियो में ये आपको बताया हुआ था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, द पेरिस एग्रीमेंट 2015 फोकसेस ऑन। किस पर फोकस करता है, पेरिस समझौता 2015। सीएफसी में कमी, सीएफसी ये वाला सीएफसी गैस। ठीक है, तेल रिसाव पर नियंत्रण, वैश्विक तापमान वृद्धि को 2 डिग्री से नीचे सीमित करना, सल्फर डाइऑक्साइड उत्सर्जन को कम करना। तो किससे संबंधित है, वैश्विक तापमान में जो वृद्धि हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग जो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, उसको कितना, 2 डिग्री से नीचे सीमित करना और 1.5 डिग्री तक उसको लिमिट में रखना। ये किसके तहत किया गया था, पेरिस समझौते के तहत, जो 2015 में आयोजित किया गया था। पेरिस समझौता जो है, क्योटो प्रोटोकॉल पहले तो आयोजित किया गया था, अब क्योटो प्रोटोकॉल के आगे, क्योटो प्रोटोकॉल में ये कहा गया था कि जो विकसित देश है वो विकासशील देशों का सहयोग करेंगे, उनको तकनीकी और कानूनी सहयोग प्रदान करते हुए वो क्या करेंगे, जो विकसित देश है उनको ज़्यादा टारगेट दिया गया था कि आपने कार्बन एमिशन बहुत ज़्यादा कर लिया है, क्योंकि आप डेवलप्ड नेशन है, आपने इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत पहले कर लिया था, जिसकी वजह से कार्बन एमिशन आपका बहुत ज़्यादा है, तो आपको ज़्यादा क्या करना होगा, कार्बन एमिशन पर रोक लगानी होगी। विकासशील देशों को टारगेट्स कम दिए गए थे क्योटो प्रोटोकॉल में, परंतु आगे एक्सटेंड करके इसको पेरिस समझौते में ये कहा गया कि विकासशील और विकसित देश दोनों ही अपने अपने स्तर पर क्या करेंगे, कार्बन एमिशन को कम करेंगे और विकसित देश जो है वो विकासशील देशों को तकनीकी और कानूनी सहयोग प्रदान करेंगे। ठीक है, तो ये किससे संबंधित है, बेसिकली वैश्विक तापमान, ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। द वेना कन्वेंशन 1985 प्रोवाइड्स द फ्रेमवर्क फॉर। वेना कन्वेंशन 1985 निम्नलिखित की रूपरेखा प्रदान करता है, वैश्विक व्यापार विनिमय, ओजोन परत संरक्षण, लुप्तप्राय प्रजातियों का संरक्षण या समुद्री प्रदूषण की
का रोकथाम। तो आंसर क्या हो जाएगा, ओजोन परत का संरक्षण। वेना कॉन्वेंशन आपके वेना सिटी में आयोजित किया गया था, जो कि ऑस्ट्रिया में स्थित है 1985 में। और ये जो है ये कहा जाता है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का बेस था वेना कॉन्वेंशन। वेना कॉन्वेंशन में रूपरेखा बनाई गई थी, एक फ्रेमवर्क तैयार किया गया था कि आगे चलकर कैसे आपको CFC, HFC ऐसे जो हैलोन्स जो गैसेस हैं इनके उपयोग को कम करना होगा, सीमित करना होगा, क्योंकि ये जो गैस है इनमें ओजोन डिप्लीटिंग पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है और ये आपके ओजोन लेयर को हार्म कर रहे हैं। तो ओजोन लेयर को सुरक्षित करने के लिए इन गैसों के उपयोग को क्या करना होगा, नियंत्रित करना होगा या प्रतिबंधित करना होगा। ठीक है, आगे चलकर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में इसको अपनाया गया, ठीक है, इसको सख्ती से लागू किया गया, परंतु फ्रेमवर्क तैयार किया गया था किसमें, वेना कॉन्वेंशन में। तो याद रखना 1985 में वेना सिटी ऑस्ट्रिया में आयोजित किया गया था। ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित रूपरेखा इस कन्वेंशन में तैयार की गई थी। ओके, तो दो याद रखना है, एक आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो कि ओजोन से संबंधित है और एक वीना कॉन्वेंशन। ठीक है, फिर क्लाइमेट चेंज या फिर ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित अगेन दो याद रखना है, क्योटो प्रोटोकॉल 1980 आपका 7, और उसके बाद फिर कौन सा 1997 सॉरी, उसके बाद फिर आपका 2015 में पेरिस समझौता। तो ये दो आपको याद रखने हैं, किससे, ग्लोबल वार्मिंग या क्लाइमेट चेंज से संबंधित। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। Which of the following conventions regulate the trade of endangered species of wild flora and fauna? ठीक है, इनमें से कौन सा सम्मेलन जंगली जीव जंतुओं और वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों को के व्यापार को नियंत्रित करता है? तो क्या करता है, साइट्स, SITES। साइट्स आपका एक इंटरनेशनल प्रोग्राम है, एक इंटरनेशनल ट्रीटी है, जिसमें यह निर्धारित किया गया कि जो इंडेंजर्ड स्पीसीज हैं उनका जो इलीगल ट्रेड चल रहा है, ठीक है, अवैध व्यापार चल रहा है, तो अवैध व्यापार को क्या करना है, रोकना है। इसके लिए साइट्स जो है वो लाया गया। ठीक है, तो देख लेते हैं अब साइट्स का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा। तो साइट्स का फुल फॉर्म हो जाएगा कॉन्वेंशन ऑन ट्रेड of endangered species of wild flora and fauna। ठीक है, तो साइट्स जो प्रोग्राम है ये आपका लाया गया था आपके वाइल्ड फ्लोरा एंड फौना के अवैध व्यापार को रोकने के लिए, जो इंडेंजर्ड स्पीसीज में काउंट किए जाते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। द कार्टेजेना प्रोटोकॉल 2000 इज रिलेटेड टू, कार्टेजेना प्रोटोकॉल जो कि 2000 में हुआ था, जो कि किससे संबंधित है, आपका CBD कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ठीक है, इससे संबंधित है आपका क्या, कार्टेजेना प्रोटोकॉल, जो कि कहाँ आयोजित किया गया था, कार्टेजेना कोलंबिया में, कब, 2000 में। ये किससे संबंधित है, ये पूछा जा रहा है। तो किससे संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए, अनुवांशिकी रूप से संशोधित जीव GMO जिसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। क्या कहा जाता है इनको, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, ये कहा जाता है GMO को। और ये क्या होते हैं, इनको क्या किया जाता है, इनके जीन्स में परिवर्तन किया जाता है और एक अलग प्रकार का हाइब्रिड बोल सकते हैं जीव जो है वो बनाया जाता है। इन्हें हम क्या कहते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म कहते हैं। और इन्हीं को सुरक्षा प्रदान करना, यानी कि इनके अवैध आयात निर्यात को रोकने से संबंधित बातें की गई थी, किसमें, कार्टेजेना प्रोटोकॉल में। क्योंकि आप सोचिए कि ये जेनेटिकली मॉडिफाइड जो जीव जंतु हैं या पौधे हैं, उनका अगर अवैध रूप से इलीगल तरीके से क्या किया जाए, आयात निर्यात किया जाए, ठीक है, तो ये क्या कर सकते हैं, वहां की बायोडाइवर्सिटी के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं। तो इसीलिए इन पर क्या करना, नियंत्रण स्थापित करने के लिए एक प्रोटोकॉल लाया गया था, कहाँ, कार्टेजेना में, जिसे कार्टेजेना प्रोटोकॉल के नाम से जाना जाता है। तो याद रखिएगा इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। द मिनीमाटा कॉन्वेंशन 2013 इज रिलेटेड टू पोल्यूशन कॉज्ड बाय, मिनीमाटा कन्वेंशन 2013 निम्नलिखित के कारण होने वाले प्रदूषण से संबंधित है। किससे संबंधित है ये, पारा
मर्क्यूरी, ठीक है। मीनामाटा कन्वेंशन कहाँ हुआ था? जापान के मीनामाटा सिटी में, ठीक है, जहाँ पर ये जो बीमारी है मीनामाटा वो देखी गई थी। तो 2013 में इससे संबंधित जो कन्वेंशन हुआ था उसमें ये निर्धारित किया गया था कि जो आपके जल है, मृदा है, इन पर पारा की मात्रा जो है वो ज़्यादा ना हो, मर्क्यूरी की मात्रा ज़्यादा ना हो, क्योंकि मर्क्यूरी अगर आपके मानव शरीर में प्रवेश करता है तो ये क्या करता है? आपके तंत्रिका तंत्र को क्या कर देता है? कमजोर कर देता है, जिससे मनुष्य के नर्वस सिस्टम में प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, ठीक है, दिमाग असंतुलित हो जाता है। तो मीनामाटा एक बीमारी है और इसी बीमारी को रोकने के लिए पारा के नियंत्रित उपयोग को बढ़ावा देने के लिए क्या किया गया था? मीनामाटा कन्वेंशन 2013। कहाँ? मीनामाटा सिटी, जापान में, याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते चलिए अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 हमको एजर्शन और रीजन वाला मिल रहा है। प्रश्न क्या कहता है? द क्योटो प्रोटोकॉल प्राइमरली फोकसेस ऑन रिड्यूसिंग ग्रीन हाउस गैसेस एमिशन। याद करो, अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था क्योटो प्रोटोकॉल मुख्य रूप से ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन से संबंधित है, ठीक है, जो कि कहाँ आयोजित किया गया था? क्योटो सिटी, जापान में, ओके। फिर कारण कहता है यह विकसित देशों पर अपने उत्सर्जन को कम करने के लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी दायित्व डालता है। ये सही है, ठीक है। विकसित देशों को कानूनी रूप से बाध्यकारी बनाया गया था कि आप अपने कार्बन डाइऑक्साइड के गैस के एमिशन को क्या करेंगे? कम करेंगे, ठीक है। इसमें दो कैटेगरी डाली गई थी, Annex 1 और Annex 2 के आपके कंट्रीज, जिसमें Annex 1 में आपके विकसित देशों को डाला गया था और इन पर बाध्यकारी किया गया था इनको कि आप क्या करेंगे? ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशन को आप क्या करेंगे? अपने देशों में कम करेंगे, ठीक है। तो दोनों ही सही है, कारण और कथन, है ना। और आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि कारण जो है वो कथन को ऐसा कोई आपका एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, लेकिन ये दोनों ही क्या है? अलग अलग सेपरेटली सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ओके। क्वेश्चन नंबर 12 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द पेरिस एग्रीमेंट इज इनकरेक्ट। 2015 में जो पेरिस एग्रीमेंट आया था, इनमें से कौन सा कथन उसके संबंध में गलत है? कह रहा है गलत है, इसको ध्यान दीजिएगा, है ना। इनमें से क्योटो प्रोटोकॉल का इसने स्थान लिया था, ये तो सही है। मैंने बताया था कि पहले क्योटो प्रोटोकॉल आया था, उसी को बाद में संशोधित करके पेरिस एग्रीमेंट लाया गया था। क्योटो प्रोटोकॉल में विकसित देशों पर बाध्यकारी किया गया था कि आपको क्या करना है? प्रोडक्शन कार्बन का बहुत कम करना होगा। लेकिन पेरिस समझौते में ये कहा गया कि विकसित और विकासशील देश तो दोनों ही अपने अपने स्तर पर क्या करेंगे? कार्बन एमिशन को कम करेंगे। तो क्योटो प्रोटोकॉल का स्थान लिया था बाद में पेरिस समझौते ने। पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा क्या कहता है? इसका उद्देश्य वैश्विक तापमान में वृद्धि को पूर्व औद्योगिक स्तरों की तुलना में 2 डिग्री से नीचे सीमित करना, ये भी सही है ना। अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की थी इस पर। यह सभी देशों के लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी उत्सर्जन की कटौती के लक्ष्य को निर्धारित करता है। यही आपका स्टेटमेंट क्या है? रॉन्ग है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। क्यों? क्योंकि ये कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं करता है, ठीक है। इसमें क्या कहा गया था कि लक्ष्यों को आपको प्राप्त तो करना है, लेकिन लक्ष्यों को प्राप्त करना कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं होगा, ठीक है। चलिए, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी? जैव विविधता का अभिसमय, CBD का मुख्य उद्देश्य क्या है? ठीक है, वायु प्रदूषण कम करना। भाई जैव विविधता यहाँ पे कह दिया है सीधा सा, तो वायु प्रदूषण तो हो नहीं सकता, ठीक है। मानव अधिकारों की रक्षा करना, ये तो हो ही नहीं सकता। अब जैव विविधता कह रहा है तो जैव विविधता होगा, तो ऑप्शन नंबर सी ही हमारा आंसर होगा। जैव विविधता का संरक्षण करना और उसके सतत उपयोग को बढ़ावा देना, ठीक है। टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी एंड प्रमोट इट्स सस्टेनेबल यूज, ओके। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। CBD जो है ये लाया गया था आपका रियो डी जेनेरियो में, जो आपका कन्वेंशन हुआ था 1992 में अर्थ समिट, उसके तहत। और CBD के तहत ये निर्धारित किया जाता है कि हर 2 साल में COP की बैठक आयोजित की जाएगी और ये COP की बैठकों पर बात की जाएगी किसमें? बायोडाइवर्सिटी को संरक्षित करने से संबंधित, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए, अगला प्रश्न है, मैच द फॉलोइंग वाला है। एक और हमको कन्वेंशंस दिए गए हैं, दूसरी ओर किस पर फोकस किया जा रहा है इन कन्वेंशन में, वो दिया गया है, हमको ये मैच करना है, ठीक है। पहला है रामसर, तो हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा। रामसर जो कन्वेंशन है किससे संबंधित है? वेटलैंड से संबंधित है। साइट्स अभी हमने पढ़ा था, ठीक है। इंडेंजर्ड स्पीसीज के जो ट्रेड है, इलीगल ट्रेड है, उसको रोकने से संबंधित है। UNCCD किससे संबंधित हो जाएगा? आपके डिजर्टिफिकेशन से संबंधित हो जाएगा, मरुस्थलीकरण से संबंधित हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? एक का सी कहाँ है? देखते हैं। एक का सी, तो बी और सी तो वैसे भी कैंसिल हो जाएगा। एक का सी आपको डी और ए में दिख रहा है, फिर दो का बी किस में है भाई? ऑप्शन नंबर ए में। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ओके।
चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगेन हमको एजर्शन रीजन वाला प्रश्न दिख रहा है। पढ़ते क्या दिया हुआ है एजर्शन में। द कार्टेजेना प्रोटोकॉल इज रिलेटेड टू बायो सेफ्टी इन द हैंडलिंग ऑफ लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था हमने, कार्टेजेना प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म से संबंधित है। ठीक है, चलिए कारण देखते हैं। इसे बेसल कन्वेंशन के तहत अपनाया गया नहीं, कार्टेजेना प्रोटोकॉल को कार्टेजेना प्रोटोकॉल के नाम से जाना जाता है, जो कि कार्टेजेना सिटी आपके कोलंबिया में आयोजित किया गया था, और ये बेसल कन्वेंशन के तहत नहीं अपनाया गया था। बेसल कन्वेंशन अलग है, जो कि हैजार्डस वेस्ट के आपके ट्रांसबाउंड्री मूवमेंट से संबंधित है, तो बेसल कन्वेंशन वाला नहीं आएगा। इसका आंसर हो जाएगा ओनली ए इज करेक्ट बट आर इज रॉन्ग। ओके, ऑप्शन नंबर सी इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली पेयर अ प्रोटोकॉल विद द एनवायरमेंटल इशू इट एड्रेसेस। ठीक है, एक टाइप पे आपके प्रोटोकॉल्स दिए हुए हैं, एक टाइप पे उनके इश्यूज दिए हुए हैं। इनमें से ये पूछा जा रहा है कि कौन सा करेक्टली मैच कर रहा है। ठीक है, तो क्योटो प्रोटोकॉल ओजोन डिप्लेशन रॉन्ग है। ओजोन डिप्लेशन क्योटो प्रोटोकॉल नहीं है। कौन सा प्रोटोकॉल है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है। ठीक है, बेसल कन्वेंशन ग्रीन हाउस गैस एमिशन, ये भी रॉन्ग है। बेसल कन्वेंशन इज हजार्डस वेस्ट के ट्रांसबाउंड्री मूवमेंट से संबंधित है। स्टॉकहोम कन्वेंशन परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट, ये बिल्कुल सही है। अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था 2001 में स्टॉकहोम कन्वेंशन आयोजित किया गया था, जिसमें परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स के पर इनके नियंत्रण लगाने की या प्रतिबंध लगाने की बात की गई थी। ठीक है, पेरिस एग्रीमेंट डिजर्टिफिकेशन से नहीं है संबंधित, पेरिस एग्रीमेंट से संबंधित ग्रीन हाउस गैस एमिशन है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? स्टॉकहोम कन्वेंशन आपके परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट से संबंधित हो जाएगा। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि यहाँ पर पूछ रहे सही ढंग से कौन सा सुमेलित है, तो सही सुमेलित कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 17, द नागोया प्रोटोकॉल 2010 इज एसोसिएटेड विद। नागोया प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? जीएम फसलों की जैव सुरक्षा, आनुवांशिकी संसाधनों तक पहुंच और लाभ का साझाकरण, जलवायु परिवर्तन शमन, सीमा पार अपशिष्ट संचालन की रोकथाम। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। जितने भी जो जेनेटिक रिसोर्सेस हैं, जैसे कि पेड़ पौधे, जैसे कि अन्य रिसोर्सेस, एनिमल्स, इनका क्या किया जाए? इनका उचित उपयोग किया जाए, सभी तक पहुंच बने, उसका लाभ सभी लोग ले पाए। ऐसा नहीं है कि कोई एक वर्ग ही क्या कर रहा है, इन आनुवांशिक संसाधनों का दोहन कर रहा है, एक वर्ग जो है वो इनसे वंचित है। ऐसा नहीं करना है, हमको ये सुनिश्चित करना है कि इसकी पहुंच जो है वो क्या हो, सभी तक बनी रहे, सब इसका लाभ ले पाए जो जेनेटिक रिसोर्सेस हैं। ठीक है, तो ये निर्धारित करना, ये बात की गई थी किसमें? नागोया प्रोटोकॉल, जो कि नागोया सिटी जापान में आयोजित की गई थी। कब? 2010 में। किसके तहत? सीबीडी के तहत। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। देखिए, मैं एक बात कहना चाहूंगी, ये वाली वीडियो अगर आप प्रोटोकॉल्स की देख लेते हो ना, तो इससे बाहर आपको और कुछ भी प्रोटोकॉल्स पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सारे कॉन्वेंशन, सारे प्रोटोकॉल, जितना आपके बायोडाइवर्सिटी, पोल्यूशन, इन्वायरमेंट से संबंधित जितने प्रोटोकॉल थे, हमने सारे कवर किए हुए इन 30 प्रश्नों में। तो आप ये एक वीडियो देखिए और निश्चिंत हो जाइए। ठीक है, बहुत ध्यान से देखिएगा, रिवीजन जरूर कीजिएगा एक बार। चलिए आ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 है, द यूएनएफसीसी वाज एस्टैब्लिश्ड ड्यूरिंग विच इंटरनेशनल इवेंट। यूएनएफसीसी का फुल फॉर्म क्या है, पहले तो मैं ये बता देती हूँ। फुल फॉर्म है इसका यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क Convention on Climate Change। इसको याद रखिएगा, इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कॉन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज से संबंधित है यूएनएफसीसीसी। ठीक है, और इसको स्टैब्लिश किया गया था आपके अर्थ समिट 1992, जो कि रियो डी जेनेरियो में अर्थ समिट आयोजित किया गया था 1992 में ब्राजील के, जहां पर यूएनएफसीसीसी की स्थापना की गई थी, जिसमें यह निर्धारित किया गया था तो जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, वैश्विक तापन हो रहा है, उस पर क्या करना, उसके लिए कुछ स्टेप्स लेना, अलग अलग उससे संबंधित ट्रीटीज या प्रोटोकॉल्स लाना, जिससे क्या किया जा सके, वैश्विक तापन को नियंत्रित किया जा सके, आगे चलकर जलवायु परिवर्तन को रोका जा सके। ठीक है, तो ये आपका हो गया यूएनएफसीसीसी। ठीक है, फुल फॉर्म याद रखिएगा बहुत ध्यान से।
चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एजर्शन और रीजन वाला प्रश्न है। एजर्शन कहता है द वियना कन्वेंशन 1985 लाइड द फाउंडेशन फॉर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। अभी यही पढ़ा था हमने कि इसने क्या किया था, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की आधार रखी थी, किसने, वियना कन्वेंशन ने। ठीक है, तो हमारा एजर्शन तो सही है। रीजन क्या कहता है, द वियना कन्वेंशन एम टू प्रोटेक्ट द ओजोन लेयर थ्रू साइंटिफिक कॉर्पोरेशन। ठीक है, बिल्कुल सही है। वियना कन्वेंशन का उद्देश्य क्या है, वैज्ञानिक सहयोग के माध्यम से ओजोन क्षरण को कम करना। ठीक है, तो दोनों ही सही है, रीजन और एजर्शन। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, रीजन और एजर्शन बोथ आर करेक्ट एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एजर्शन। ओके, चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 है द रामसर कन्वेंशन वाज साइंड इन। रामसर कन्वेंशन हुआ कहाँ था, ईरान में। तो ईरान में ही साइन किया गया था ना। ठीक है, कब हुआ था, 2 फरवरी 1971 को। ठीक है, किससे संबंधित है, वेटलैंड के कंजर्वेशन से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत आसान है। कल मैंने आप लोगों को ये बताया था कि कितने रामसर साइट है रीसेंट अभी की स्थिति में। आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वर्तमान स्थिति में कितने रामसर साइट हैं भारत में। भारत की बात कर रही हूं मैं। और रीसेंट रामसर साइट छत्तीसगढ़ में किसको घोषित किया गया है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। द कॉन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी सीबीडी वाज अडॉप्टेड इन विच ईयर। किस साल में जैव विविधता पर अभिसमय सीबीडी को किस वर्ष में अपनाया गया था। तो जैव विविधता अभिसमय सीबीडी को किस वर्ष में अपनाया गया था, 1992 रियो डी जेनेरियो में जो अर्थ समिट आयोजित किया गया था। इसी में बायोडाइवर्सिटी के प्रोटेक्शन या कंजर्वेशन से संबंधित सीबीडी जो है वो आयोजित किया गया था, कॉन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी। और आगे चलकर इसी सीबीडी के तहत कॉप की बैठकें जो है वो हर 2 साल में आयोजित की जाती है। ठीक है, जिसमें अलग अलग विषयों पर चर्चा की जाती है। ठीक है, तो कब अपनाया गया था, 1992, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पेरिस एग्रीमेंट वाज अडॉप्टेड इन विच कॉप। पेरिस एग्रीमेंट कॉप की किस बैठक में अपनाई गई थी। तो कॉप 21, बहुत अच्छे से याद रखिएगा, पेरिस में ही हुआ था कॉप 21, इसीलिए इसको पेरिस एग्रीमेंट कहा जाता है। ठीक है, और इसमें क्या बात की गई थी कि किस तरीके से कार्बन एमिशन को हमको कम करना है, टेम्परेचर जो कितना करना है, 2 डिग्री कम करना है, 1.5 डिग्री तक सीमित करना है। ठीक है, विकसित देशों को भी कम करना होगा और विकासशील देशों को भी अपने स्तर पर इसमें कमी लानी होगी। तो ये बात की गई थी किसमें, पेरिस समझौते में। कब हुआ था, 2015 में, कॉप 21 की बैठक में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। व्हेन वाज द किगाली अमेंडमेंट अडॉप्टेड। किगाली संशोधन कब अपनाया गया था। तो कब अपनाया गया था, 2016 में। किससे संबंधित है मैं बता देती हूँ। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किसके लिए लाया गया था, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल लाया गया था आपके ओजोन डिप्लेशन से संबंधित, मतलब ओजोन क्षरण को रोकने से संबंधित। ठीक है, अब किगाली अमेंडमेंट किया गया था 2016 में, और इसमें यह सुनिश्चित किया गया था किगाली अमेंडमेंट में कि जो HFC गैस है, जो कि क्या है, आपके ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंस है, एक तरीके से ओजोन डिप्लेशन को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। ठीक है, तो HFC गैसों के उपयोगों को नियंत्रित करने से संबंधित संशोधन किया गया था किगाली में, जो कि रवांडा आपके में स्थित है, किगाली शहर में, और यहीं पर यह संशोधन हुआ था, इसीलिए इसे किगाली अमेंडमेंट कहते हैं। हुआ किसके तहत था, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत, और ये आपका किया कब गया था, 2016 में। ओके, चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। द स्टॉकहोम कन्वेंशन 2001 इज फोकस्ड ऑन। ये शायद हमने एक बार और जोड़े मिलान वाले प्रश्न में कर लिया था, तो इसका आंसर क्या होगा, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट, POP। ये जो प्रदूषक हैं, मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था, बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, स्थायी होते हैं, लंबे समय तक इन्वायरमेंट बने रहते हैं, बहुत ईजिली एयर के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह स्प्रेड हो जाते हैं। तो इन प्रदूषकों के उपयोग को नियंत्रित करना या प्रतिबंधित करने से संबंधित कन्वेंशन था स्टॉकहोम कन्वेंशन, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन है, विच कॉन्वेंशन डील्स विद द प्रोटेक्शन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज। माइग्रेटरी स्पीसीज के प्रोटेक्शन से संबंधित इनमें से कौन सा कॉन्वेंशन है। तो बॉन कॉन्वेंशन हुआ कब था, 1979 में। ठीक है, ये आपके बॉन जर्मनी में आयोजित किया गया था, और इसमें यह सुनिश्चित किया गया था कि जो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं, माइग्रेटरी बर्ड्स की जो स्पीसीज हैं, उनको क्या किया जाए, संरक्षित किया जाए। उनके संरक्षण से संबंधित सम्मेलन आयोजित किया गया था, जिसे क्या कहा गया था, बॉन सम्मेलन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, IPCC वॉज एस्टैब्लिश्ड इन। IPCC की स्थापना कब हुई थी। पहले तो IPCC का फुल फॉर्म देख लेते हैं। IPCC का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटर गवर्नमेंट पैनल ऑन
क्लाइमेट चेंज स्थापित हुआ था 1988 में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1988। आईपीसीसी एक इंटर गवर्नमेंट पैनल है जो कि क्लाइमेट चेंज पर फोकस्ड है और ये क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए कुछ कुछ मानक निर्धारित करती है, जैसे कि अर्थ का टेम्परेचर कितना डिग्री कम हुआ है या फिर कितना डिग्री बढ़ा है, उसको कितने में हमको सीमित रखना होगा जिससे कि ग्लोबल वार्मिंग ना हो। तो इन सब चीज़ों से संबंधित दिशा निर्देश जारी करती है, मानक निर्धारित करती है कौन? आईपीसीसी। ओके, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। What is the main objective of किगाली अमेंडमेंट? किगाली संशोधन का मुख्य उद्देश्य क्या है? थोड़ी देर पहले बताया था हमने, जब इसके संशोधन के डेट को हमने पढ़ा था। तो आया कब था? 2016। और इसका उद्देश्य क्या था? एचएफसी का चरणबद्ध रूप से उन्मूलन करना, एचएफसी गैस के प्रयोग को प्रतिबंधित करना। एचएफसी गैस का उपयोग कहाँ होता है? कूलिंग आपके एजेंट के रूप में यूज होता है, रेफ्रिजरेटर्स में, आपके एयर कंडीशनर्स में। ठीक है, चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 28 है, एजेंडा 21 एसोसिएटेड विथ, किससे एसोसिएटेड है एजेंडा 21? तो रियो अर्थ समिट 1992 में आपका आया था एजेंडा 21 और ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट से संबंधित इसमें चर्चा की गई थी। 21 एजेंडा रखे गए थे कि कैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है, उसी को एजेंडा 21 कहा गया, जो कि ब्राजील के रियो अर्थ समिट में आयोजित की गई थी और इसको रखा गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यूएन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन यूएनसीसीडी वाज अडॉप्टेड इन, कब इसको अडॉप्ट किया गया था? 1994 में। यूएनसीसीडी का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन। मरुस्थलीकरण और भूमि क्षरण जैसे मुद्दों पर विचार करने के लिए, सभी देशों को आगे बढ़कर काम करने के लिए यूएनसीसीडी की स्थापना की गई थी। कब? 1994 में। ओके, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला हमारा प्रश्न है, इंडिया होस्टेड द COP24 ऑफ यूएनसीसीडी इन विच ईयर? किस साल में भारत ने मेजबानी की थी यूएनसीसीडी के COP14 की बैठक की? तो कब बैठक की मेजबानी की गई थी? 2019 में। कहाँ पर? नई दिल्ली में आयोजित किया गया था और इसमें मरुस्थलीकरण, सूखा पड़ने या फिर आपके भूमि क्षरण जैसे विषयों पर चर्चा की गई थी। विशेष रूप से भारत ने इसकी मेजबानी की थी 2019 में। तो इस तरीके से हमारे ये आज के 30 प्रश्न पूरे होते हैं। आप लोगों को मैं यही सजेस्ट करूंगी, क्योंकि इसमें फैक्ट बहुत ज़्यादा है और डेट्स बहुत ज़्यादा है, ठीक है, फुल नेम वगैरह है, तो आप एक बार और ज़रूर इस वीडियो को देखिएगा ताकि चीज़ें आपको बहुत अच्छे से रिवाइज हो जाए। इस वीडियो के अलावा आपको कहीं से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अमेंडमेंट्स, प्रोटोकॉल्स वगैरह। आप ये वीडियो पूरी देखते हैं तो आपके सारे प्रोटोकॉल, सारे कन्वेंशन यहाँ से कवर हो जाते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके प्रीलिम्स के एग्जाम के लिए। तो ये वीडियो एक बार और ज़रूर देखिए आप। और आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे हम नए 30 प्रश्नों के साथ। थैंक यू सो मच।